फ्रांस के संविधान की विकास यात्रा, यूरोप का शानदार देश फ्रांस, फ्रांस की संस्कृति, फ्रेंच लैंग्वेज कभी यूरोप का एलीट लैंग्वेज हुआ करता था। आज भी फ्रेंच कल्चर यूरोप में ही नहीं दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती है। फ्रांस का एग्रीकल्चर सेक्टर यूरोप में सबसे विकसित, या आप कहिए कि मॉडर्न एग्रीकल्चर। फ्रांस एक ऐसा आधुनिक देश जो G7 दुनिया के विकसित देशों में, लेकिन उसका एग्रीकल्चर शानदार तरीके से आगे बढ़ा है। तो फ्रांस जो एक यूरोप का ही नहीं दुनिया का एक महत्वपूर्ण देश है, उसके संविधान की जब विकास यात्रा का हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे फ्रांस की संस्कृति बहुत ही डेवलप थी, फ्रेंच कल्चर जो है यूरोप का एक शानदार, यूरोप का एलीट कल्चर हुआ करता था, या आज भी कमोबेश वह यूरोप का एलीट समाज है। उसके संविधान की विकास यात्रा में आज फ्रांस में 5th रिपब्लिक है, 5वां गणराज्य तक जो संविधान की यात्रा है उसका, वह यात्रा परिवर्तनों और राजनीतिक प्रयोगों की एक लंबी कहानी है। मतलब कि फ्रांस के वर्तमान संविधान तक 5th रिपब्लिक तक की यात्रा में लगातार परिवर्तन होते रहे, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि उसे हम 5th रिपब्लिक कहते हैं, 5वां गणराज्य। मतलब कि उससे पहले 4 बार और फ्रांस में संविधान बने, फ्रांस में गणराज्य की स्थापना हुई, वो गणराज्य असफल हुआ, या तानाशाही का शिकार हो गया, या समय के साथ वह काम नहीं कर सका, अराजकता आ गई, अव्यवस्था आई, और फिर एक नया गणराज्य बना, फिर एक नया गणराज्य बना। तो फ्रांस की जो ये संवैधानिक यात्रा है, ये विश्व राजनीति का एक प्रेरणादायक अध्याय है कि संविधान की विकास यात्रा से जो संविधान निकल के आता है वो कैसे सफलता के साथ किसी देश को आगे लेकर जाता है। जहां हम देखते हैं कि ब्रिटेन में कई सौ वर्षों में संविधान का ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ, लेकिन फ्रांस में एक संविधान बना, समय के साथ असफल हो गया, या वह क्रांति, अराजकता, तानाशाही का शिकार हो गया, और फिर से दूसरा यात्रा शुरू किया फ्रांस ने, फिर तीसरा यात्रा फ्रांस ने शुरू किया। तो फ्रांस के इस पूरे संवैधानिक यात्रा को हम 5 स्टेज में, 5 चरणों में जो है समझ सकते हैं। जो उसका पहला स्टेज है जिसको हम फर्स्ट रिपब्लिक कहते हैं, इसकी शुरुआत तो फ्रांस की जो क्रांति है 1789 की, उस क्रांति से शुरू हुई। और हम जानते हैं कि फ्रांस की वो क्रांति दुनिया की, आधुनिक दुनिया की पहली क्रांति है, या प्राचीन काल में मानव की एक क्रांति है, नियोलिथिक एज की क्रांति, जब मानव जीवन पूरी तरह बदला है, जब से संस्कृति, ग्रामीण जीवन और बाकी सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। लेकिन उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्रांति 1789 की फ्रांस की क्रांति है। हम जानते हैं कि इस क्रांति में फ्रांस में राजा लुई 16 को फांसी दे दी गई। फ्रांस में उसी समय नेपोलियन का उदय हुआ। नेपोलियन का अपना फ्रांस के इतिहास में ही, विश्व इतिहास में एक अपना भूमिका है। तो यह जो क्रांति है वो क्रांति क्यों है? सबसे पहले तो क्रांति क्या होता है? आंदोलन, सुधार भी होता है समाज में, देश में, संस्कृति में। फिर क्रांति हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फ्रांस दुनिया का पहला देश है जिसने स्पष्टता या कहा समानता की बात किया, इक्वलिटी की बात की गई, इक्वलिटी का नारा आया, फ्रेटर्निटी की बात आई, बंधुता की बात आई, लिबर्टी, स्वतंत्रता का युग शुरू हुआ। तो इस तरह से फ्रांस की इस क्रांति से सारी दुनिया में, आप कह सकते हैं फ्रांस में और फिर बाद में दुनिया के अन्य देशों में, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का युग शुरू हुआ। 1791 में इस फर्स्ट रिपब्लिक का संविधान बना फ्रांस में। संवैधानिक राजतंत्र फ्रांस का खत्म हुआ, राजा की शक्तियां सीमित कर दी गई, विधायिका का गठन हुआ। और नेपोलियन के काल को, इस पीरियड में हम महत्वपूर्ण तरीके से फ्रांस के इतिहास में जो उनका उदय और फिर नेपोलियन की तानाशाही
और नेपोलियन का अंत। नेपोलियन जो गणतंत्र के प्रतिनिधि के रूप में आए, कैसे फिर वो राजा बन गए, वो एक अलग विषय है, नेपोलियन का उदय और नेपोलियन का अंत। तो फ्रांस का जो फर्स्ट रिपब्लिक है, प्रथम गणराज्य है, वह पीरियड 1789 से लेके आप 1815 तक मान सकते हैं, जिसको हम मूल रूप से या मुख्यतः नेपोलियन का एज कहते हैं। फ्रांस के संवैधानिक विकास यात्रा का जो सेकेंड रिपब्लिक है, जो जिसको हम आप सेकेंड स्टेज भी कह सकते हैं, द्वितीय चरण, वह 1815 से शुरू होता है और 1852 तक। इस एज में फिर से फ्रांस में राजतंत्र की वापसी हो गई और इसी राजतंत्र के युग में फिर 1848 में फ्रांस की क्रांति हुई। इसे फिर से आप एक ऐतिहासिक विद्रोह हुआ फ्रांस में और राजशाही का अंत किया गया। फ्रांस में गणराज्य की नींव डाली गई और इस तरह से फ्रांस का ये सेकेंड स्टेज में राजतंत्र और गणराज्य, तो ये जो है फ्रांस का सेकेंड रिपब्लिक है। जो थर्ड स्टेज है फ्रांस का, जिसको हम थर्ड रिपब्लिक कहते हैं फ्रांस का, वह 1870 से 1940, 70 वर्षों का, लगभग 70 ईयर तक यह फ्रांस में चला। और यह जो काल है संसदीय प्रणाली का काल है फ्रांस का, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का पीरियड है। इसी पीरियड में फ्रांस में द्विसदनीय संसद थी, जिसमें एक चैम्बर ऑफ ड्यूटीज और दूसरा सीनेट। जो चैम्बर ऑफ ड्यूटीज था वह निचला सदन था और सारे अधिकार उसी के पास थे। जो दूसरा सदन है सीनेट था, राष्ट्रपति नाम मात्र का, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था। तो लेकिन यह काल आप कह सकते हैं कि जो फ्रांस का थर्ड रिपब्लिक है, उसमें फ्रांस का संविधान लगभग सफलता के साथ काम कर रहा था। लेकिन इसी बीच 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई और 1940 में जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया और जर्मनी के फ्रांस पे इस कब्जे के साथ ही जो है थर्ड रिपब्लिक समाप्त हो गया। अब फ्रांस का जो इतिहास है, इस बीच का जो पीरियड है 5-6 साल, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी के कब्जे, जर्मनी से फ्रांस का फिर से आज़ाद होने का जो बीच का पीरियड है, उसमें वो जर्मनी के अधीन का एक देश है। जो फ्रांस का फोर्थ स्टेज है फ्रांस के संविधान के विकास यात्रा का, जो 13 अक्टूबर 1946 से शुरू होता है और 4 अक्टूबर 1958 तक चलता है, जिसको हम फोर्थ रिपब्लिक कहते हैं। इस समय संसद, जो नेशनल असेंबली थी, निचला सदन, उसे सारे कानून बनाने का अधिकार था और जो दूसरा सदन था, सेकेंड हाउस, उसका नाम मात्र का सिर्फ अधिकार था। और संसद के अत्यधिक शक्तिशाली होने का यह काल है, या कहिए कि जो फर्स्ट हाउस है नेशनल असेंबली, सारा अधिकार उसके पास था। तो अत्यधिक शक्तियों के कारण संसद के निचले सदन को सरकार इतनी जो है प्रभावशाली या अधिकार उनके हाथ में होता था कि एक के बाद एक सरकारें गिरने लगी। और ये जो पीरियड है फ्रांस का, इस 12 ईयर के पीरियड में 24 सरकारें आई गई, सरकारें आती थी, सरकारें जाती थी, सरकारें आती थी, सरकारें। लगा कि फ्रांस एक असफल देश हो जाएगा, फ्रांस का संविधान जो है वो फेल हो जाएगा। अब ये जो है, इसमें सिर्फ संसद के अत्यधिक शक्तिशाली होने का कारण नहीं था, अल्जीरिया संकट भी है। अल्जीरिया जो फ्रांस की कॉलोनी थी, वहाँ स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो गई और लगा कि फ्रांस गृह युद्ध के कगार पे पहुंच गया है। ऐसे समय फ्रांस ने जनरल चार्ल्स डी गॉल को वापस बुलाया। चार्ल्स डी गॉल, हम जानते हैं कि जब जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा किया तो उसके बाद भी चार्ल्स डी गॉल ने सरेंडर नहीं किया और एक फ्रेंच रेसिस्टेंस फोर्स बना के संघर्ष जारी रखा। और उस समय उनका बीबीसी रेडियो से दिया गया ऐतिहासिक भाषण कि फ्रांस के लोगों से यह नारा कि हम प्रतिरोध जारी रखेंगे। चार्ल्स डी गॉल इस कारण से आधुनिक फ्रांस के निर्माता माने जाते हैं। मॉडर्न फ्रांस का निर्माता चार्ल्स डी गॉल को माना जाता है।
आधुनिक फ्रांस के इतिहास का सबसे महान कद्दावर व्यक्ति चार्ल्स डी गॉल थे। अब जब फ्रांस में लगातार एक के बाद एक सरकारें आ जा रही थी तो चार्ल्स डी गॉल को कॉल किया गया और इसीलिए फ्रांस का जो 5th रिपब्लिक है, 5वां गणतंत्र, उसे डी गॉल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आज का फ्रांस इसी संविधान से चलता है। उन्होंने ही एक संविधान तैयार करवाया जिसमें सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक मिक्स डेमोक्रेसी का सिस्टम, जिसमें राष्ट्रपति भी और प्रधानमंत्री के बीच सत्ता का बंटवारा, सत्ता की शेयरिंग, राष्ट्रपति के पास महत्वपूर्ण मामले, विदेशी रक्षा आदि जैसे, और प्रधानमंत्री के पास देश का आंतरिक मामला। तो इस तरह से फ्रांस का ये 5th रिपब्लिक जो 1958 से शुरू हुआ, उससे जो संविधान जो है 5th रिपब्लिक में, मतलब 5th स्टेज में जो फ्रांस का संविधान है, वो 1958 से अभी तक सफलतापूर्वक चल रहा है। वैसे उसमें काफ़ी बदलाव हुए हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 ईयर था, उसे बदला गया। तो वर्तमान जो फ्रांस का 5th रिपब्लिक है, वह संविधान क्या है, उस संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, उसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे।